चीन के रोबोटिक डॉग को अपना आविष्कार बताने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवादों में घिर गई है। इसके बाद दिल्ली में आयोजित एआई समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट छोड़ने का आदेश दे दिया गया। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में एक रोबोटिक डॉग विवाद की वजह बन गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर आरोप लगा कि उसने चीन की कंपनी का रोबोटिक डॉग अपना बताकर शोकेस किया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि रोबोट को अपना बताते हुए दिखाई दिए। इसके बाद सवाल उठे और फिर शुरू हुआ ट्रोलिंग का दौर। लेकिन फिर पता चला कि जिस रोबोटिक डॉग को लेकर दावा किया जा रहा है वो असल में चीन की कंपनी यूनिट्री का GO2 मॉडल है, जिसे ऑनलाइन तक खरीदा जा सकता है। और फिर क्या था, विवाद बढ़ता चला गया। रोबोटिक डॉग को लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि ये स्वदेशी है, जिसके बाद चीन से रोबोटिक डॉग खरीदने के आरोप लगे। हालांकि बाद में यूनिवर्सिटी ने अपना बयान बदल लिया और उसे चीनी कंपनी का बताया। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई आ रही है। उनके मुताबिक उन्होंने ये रोबोट चीन की फर्म से खरीदा है और उसके प्रदर्शन का मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स को एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाना था। ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज़ और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी QS रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है। यूनिवर्सिटी ने इस रोबोट को ओरियन नाम दिया। दरअसल यूनिट्री GO2 चीन की यूनिट्री रोबोटिक्स कंपनी का बनाया हुआ AI पावर्ड रोबोटिक डॉग है, जो अपनी फुर्ती और एडवांस सेंसर्स के लिए मशहूर है। इसमें 4D LiDAR तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी मदद से ये सीढ़ियां उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने और अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पकड़ लेता है। लगभग 2 से 3 लाख रुपए की कीमत वाला ये रोबोट वॉइस कमांड पर भी काम करता है। टेक्निकल रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ये भी बताया गया था। रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। शादी में नोटों की ऐसी बारिश आपने नहीं देखी होगी। खबर पंजाब के तरन तारण से है। वहीं गुजरात में भी एक शादी के दौरान जमकर नोट उड़ाए गए। शादी में नोटों की बरसात हो रही है। दूल्हा दुल्हन पर भर भर के नोट उड़ाए जा रहे हैं। फर्श पर नोटों का ढेर लग गया है। नोट ऐसे उड़ रहे हैं जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिरते हैं। नोटों की बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। दावा है कि करोड़ों रुपए की करेंसी उड़ाई गई। भारतीय करेंसी के साथ साथ डॉलर भी उड़ाने का दावा किया गया है। पंजाब के तरन तारण का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां दूल्हा दुल्हन पर नोटों की बारिश हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। कोई इसे रॉयल शादी बता रहा है तो कोई इस तरह नोट उड़ाने को लेकर सवाल भी खड़े कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पंजाबी शादी में कुछ NRI ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आए थे। शादी में आए अधिकतर मेहमान बस नोट उड़ाए जा रहे हैं। पूरा मंच नोटों से ढक गया। 14 फरवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है। गुजरात के महसाणा में भी नोटों की बारिश देखने को मिली। जब नोट गिरने लगे तो लोग देखते ही रह गए। जिधर देखो उधर नोट ही नोट नजर आ रहे थे। आसमान से नोट गिर रहे थे और नीचे खड़े लोग गिर रहे नोटों को जमा करने में जुटे हुए थे। दरअसल महसाणा में कड़ी तालुका पंचायत में शादी के दौरान कुछ ऐसा वीडियो देखने को मिला। बारात निकाली जा रही थी। इसी दौरान भर भर कर नोट उड़ाए गए। अकोल गांव पहले भी नोटों की ऐसी बारिश के लिए खबरों में रहा है।
अब ये नया वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शादी समारोह के दौरान अकोल गांव के मुख्य चौराहे पर नोट उड़ाए जा रहे थे, जिसके बाद युवा और बच्चों में नोट लूटने की होड़ सी मच गई। इससे पहले भी गांव में कई बार शादी के दौरान नोट उड़ाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के घर एक और नन्हा मेहमान आया है। सीमा ने अपने छठे बच्चे को जन्म दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान से सीमा हैदर जब भारत आई थी तो अपने साथ 4 बच्चों को भी लाई थी। भारत आने के 2 साल बाद उसने 5वें बच्चे को जन्म दिया और अब छठी बार उसके घर किलकारी गूंजी है। सीमा हैदर ने बेटे को जन्म दिया है। सीमा हैदर को ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 11 महीने पहले सीमा हैदर के घर बेटी का जन्म हुआ था। पति सचिन मीणा से ये उसका दूसरा बच्चा है। हॉस्पिटल स्टाफ के मुताबिक सीमा हैदर की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। सीमा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। देर शाम डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी। सीमा हैदर के अस्पताल से डिस्चार्ज होने का वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद सीमा अपने पति सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा के रबीपुरा के घर पर पहुंची। सीमा हैदर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उसकी डिलीवरी की बातें काफी समय से हो रही थी। खुद सीमा ने भी बताया था कि वो छठी बार मां बनने वाली है। सीमा हैदर और सचिन मीणा पबजी खेलते खेलते एक दूसरे के करीब आए थे। बाद में दोनों ने नेपाल में शादी का दावा किया था। साल 2023 में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ दुबई के रास्ते होते हुए नेपाल पहुंची, जहां से वो सचिन मीणा के साथ अवैध रूप से भारत आई। करीब 1 महीने तक दोनों चोरी छिपे रहे। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच पड़ताल की। दोनों की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन बाद में जमानत मिल गई। दोनों ने ग्रेटर नोएडा हिंदू रीति रिवाज से शादी भी की थी। सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता का आवेदन भी किया हुआ है, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अब सवाल ये भी है कि सचिन और सीमा की बेटी और बेटे को कहां की नागरिकता मिलेगी। जानकारों के मुताबिक सीमा हैदर के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है। सीमा को अभी भारत की नागरिकता नहीं मिली है, इसलिए वो अवैध अप्रवासी है। इसलिए बच्चे को भारतीय नागरिकता अभी नहीं मिलेगी। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक ऐसी रील वायरल हुई जिसे देखकर उस बैंक के कस्टमर परेशान हो गए। यह खबर थी कि बैंक के लॉकर से ज्वेलरी गायब हो गई। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। लॉकर से गोल्ड गायब। कस्टमर परेशान, उड़े होश। बैंक के लिए लगाई दौड़। सिक्योरिटी में सेंध मारी। गोल्ड गायब की रील, कस्टमर गए हिल। अगर आप भी ऐसी रील देखें कि आपकी गोल्ड ज्वेलरी जिस बैंक में जमा है वहां से गोल्ड ही गायब हो जाए, तो सुनकर ही होश फाख्ता हो जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे कि मेहनत की गाड़ी कमाई से बनाई गई गोल्ड ज्वेलरी कैसे गायब हो गई। ऐसे ही रील जब एक कस्टमर की वायरल हुई तो दूसरे लॉकर के होल्डर उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके बाद बैंक के बाहर लॉकर होल्डर जमा हो गए। बस सब अपना बैंक लॉकर चेक करना चाहते थे। आखिर ये माजरा क्या है? इस बीच देखिए, ये महिला इल्जाम लगा रही है कि गोल्ड की ज्वेलरी गायब हो गई। हमें बार-बार कभी मैनेजर मिले, ये सारे आज भी ब्रांच मैनेजर नहीं ले, सब गायब। खोलना, खाली थाली दिखा सारे खाली एवरीथिंग सारे खाली दिखा। बेटा आया होगा उसकी रिकॉर्डिंग दिखाओ ना, बैंक में भी तो होगा। दिल्ली की कीर्ति नगर ब्रांच में पीएनबी के एक लॉकर से गोल्ड ज्वेलरी गायब होने का इल्जाम लगाया गया, जिसकी रील जैसे ही वायरल हुई, लॉकर से सोना गायब होने की खबर फैली। बैंक के ग्राहकों के बीच खलबली मच गई और बड़ी संख्या में लॉकर होल्डर अपनी कीमती चीजें चेक करने ब्रांच पर पहुंच गए। लोगों के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है। मैं अभी रमेश नगर से आई हूँ। रील देखकर ही आई थी, बहुत स्ट्रेस्ड हो गई थी कि उम्मीद तो नहीं थी इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाएगा पीएनबी में, लेकिन जब यहाँ आई तो अभी मैनेजर से बात हुई है तो आई एम रियली सेटिस्फाइड कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई पर्सनल डिस्प्यूट था। तो आई एम नाउ रिलीव्ड। तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये किसी का पर्सनल डिस्प्यूट था।
इधर बैंक अधिकारी भी हैरान रह गए कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जांच तेज हुई। हम लोगों ने पूरी तरह से सारे कस्टमर को सेटिस्फाई किया। पुलिस अथॉरिटीज़ का बहुत सपोर्ट मिला। पुलिस अथॉरिटीज़ फॉरेंसिक जांच हुई। फॉरेंसिक जांच का रिपोर्ट तो पुलिस अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन के बाद देगी। प्राइमा फेसी पुलिस अथॉरिटीज़ भी सेटिस्फाइड थी और सारे कस्टमर लगभग 250 लॉकर ऑपरेशन हुए और लगभग 100 लोगों ने सिर्फ फ़ोटो देख के बाहर से ही कि मुझे फ़ोटो दिखा दीजिए मैं संतुष्ट होकर चला जाऊं। कुछ लोगों ने फ़ोटो देख लिया, कुछ लोगों ने आज बोला कि मैं 18 तारीख को आके ऑपरेशन करूंगा। काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। सारे लोग बहुत शांति से बैठे रहे। शुरुआती अब इस कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। इस इल्जाम को बैंक वालों ने अफवाह बताया और ये भी कि जिन महिलाओं ने आरोप लगाया था उनका अपना डिस्प्यूट था। फिलहाल गोल्ड ज्वेलरी गायब होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से दीपक विष्ट की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी में गंगा नदी पर पहली बार रूट डायवर्जन हो रहा है। अब ट्रैफिक प्लान के साथ नावों का भी संचालन होगा और उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। महादेव की नगरी में देश विदेशों से श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहाँ के घाटों का तो क्या ही कहना। गंगा घाटों की आभा तो देखते ही बनती है। वहीं लोग नावों की सवारी कर गंगा की धारा के साथ सैर करते हैं, लेकिन कभी कभी ये सैर खतरनाक रूप ले लेती है और नावें आपस में टकरा जाती हैं। हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बाद एक छोटी नाव मोटरबोट से टकराने के बाद डूब गई, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए गंगा के ऊपर पहली बार ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया। वाराणसी के लगभग 1000 नावें रजिस्टर्ड हैं जिनका लाइसेंस बना है, तो वहीं हर दिन 500 से ज्यादा नाव एक साथ संचालित होती हैं। अब दो तरफ से नाव का संचालन होगा। राजघाट की तरफ से आने वाली नाव घाट किनारे चलेंगी। गंगा के ऊपर जो रूट डाइवर्जन है वो तय हो गया, यानी कि अब जो नाव है वो इस पार और उस पार के क्रम में चलेंगी। जो नाव राजघाट की तरफ से जाएंगी वो घाटों की तरफ से चलेंगी और जो नाव राजघाट की तरफ से वापस 80 की तरफ आएंगी वो गंगा उस पार रेती की तरफ से संचालित होंगी। इसके वजह यह जो नियम लागू हुआ है इसके कारण जो दुर्घटनाएं होती है वो काफी उस पर लगाम लग जाएगा, बड़ी दुर्घटना होने से बचेगी और इसके साथ ही तमाम उन नियमों पर भी लागू किया गया है जिसके वजह से जो घाटों के आसपास लड़ाइयां होती है, जैसे गंगा उस पार जितने भी लोग काम करने के लिए जाते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होगी और साथ ही तमाम जो नाव के लोग हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनका भी कार्रवाई किया जाएगा। जल पुलिस चौकी पर स्थानीय नाविकों, एनडीआरएफ और जल पुलिस के साथ बैठक की गई, जिसमें जो हाल फिलहाल की घटनाएं हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो इसको लेके दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में नाविकों को बताया गया कि वो 100% कंप्लायंस करें। जो भी यात्री आ रहे हैं उनको लाइफ जैकेट पहनाएं। जो रूट डिसाइड हुआ है उसको फॉलो करें ताकि जो नावों के बीच में टकराहट ना हो। साथ साथ में जो प्रदूषण जिन नावों की वजह से फैल रहा है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और BNS की जो धाराएं हैं उनमें उन पर अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। प्लान को लागू करने के साथ ही इसे अनिवार्य कर दिया गया है। जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के अलग अलग हिस्सों में सड़क हादसे देखे गए जिनमें से कुछ सीसीटीवी कैमरे ने कैद किए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बेंगलुरु की सड़क पर तेज रफ्तार जानलेवा बन गई। यहाँ बैंक की एक महिला कर्मचारी लंच ब्रेक के लिए बाहर निकली थी, तभी तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में महिला कर्मचारी की मौत हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला बैंक कर्मचारी सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार बाइक आई। बाइक सवार तेजी से आ रहा था। हादसे के बाद युवती को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। फुल स्पीड में दौड़ रही कार ने एक शख्स को टक्कर मार दी। इसके बाद वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। घटना थाना कमला नगर क्षेत्र की है। होटल के मालिक सुरेश चंद्र गर्ग सड़क पार कर रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनको चपेट में ले लिया। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उनके परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया।
हादसे के बाद ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। बाद में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सड़क पर एक लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक युवक की जान चली गई। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार बाइक अचानक फिसलती है और फिर घिसटते हुए सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा जाती है। दूसरी बाइक का भी बैलेंस बिगड़ता है और उस पर सवार लोग भी सड़क पर गिर जाते हैं। इस हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। गुजरात के मोरबी में भी सड़क हादसा कैमरे में कैद हुआ है। बाइक सवार 2 लोगों को पीछे से आ रही कार ने रौंद डाला। ये घटना मोरबी राजकोट हाईवे की है। कार सवार मौके से फरार हो गया। हिट एंड रन के इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे में बाइक सवार शख्स को सिर में गंभीर चोट आई है। झारखंड के रांची से तेज रफ्तार लग्जरी कार की चपेट में आने से स्कूटी चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक और उसके परिजनों का आरोप है कि टक्कर के बाद आरोपी कार चालक उसे काफी दूर तक कार की बोनट पर घसीट कर ले गया और फिर उसके साथ मारपीट की गई। हादसे के बाद पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। रायबरेली के गोपालपुर गांव में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कार की रफ्तार तेज होने की वजह से बैलेंस बिगड़ गया और वो पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी के पिता ने मृतक साहिल की मां से माफी मांगी है। साहिल की मां सदमे में है, वहीं उनका गुस्सा जमकर फूटा है। ये रिपोर्ट देखिए। एक रईस सादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वाज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। एक तरफ मां का दर्द है जो अपने बेटे के खोने के गम में डूबी हुई है, वहीं दूसरी तरफ वो पिता है जो अपने नाबालिग बेटे की गलती पर अफसोस जाहिर कर रहा है। अगर वो ट्रांसपोर्टर है तो उसको ट्रैफिक रूल्स नहीं पता क्या? अगर वो ट्रांसपोर्टर है तो उसको क्या लगता है कि पैसे के दम पे अगर वो अपना धंधा चला रहा है तो वो सिस्टम को मोल्ड कर लेगा? वो हमेशा सिस्टम को मोल्ड कर लेगा। रिसेंट घटना है। मैं कोशिश, मेरा आत्म गवाही देता है, मैं कोशिश करना हुई। मैं बिल्कुल अभी बात मुझे अभी करना उचित नहीं लग रहा। बहुत डिस्टर्ब, गहरा शोक है, हम पूरे फैमिली में गहरा शोक है। लेकिन दुख जताने से साहिल अब कभी लौट कर नहीं आएगा। नाबालिग रईसजादों के हिट एंड रन की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनके माता पिता उन्हें लग्जरी गाड़ियां थमा देते हैं। नियमों को ताक पर रखकर उन्हें सड़क पर मौत का खुला खेल खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिल्ली के द्वारका वाली इस घटना में भी ऐसा ही हुआ। आरोपी सड़क पर निकला और उसकी कार ने ऐसा कहर बरपाया कि 23 साल के साहिल की दर्दनाक मौत हो गई। कोर्ट ने आरोपी के करियर को देखते हुए नाबालिग रईसजादे की वजह से उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा हो गया, उसे जमानत दे दी गई। किसी की बच्चे की जान के लिए भी, बिजनेस के लिए वो जो मर्जी करता हो, उसको ये ओवर कॉन्फिडेंस में है वो कि आज तक वो जो करता आ रहा है वो आगे भी चलता रहेगा उसका। नाबालिगों को लेकर लगातार ये बहस चलती रही है देश में कि उसकी उम्र बताया जा रहा है 17 साल है, अब उसको जमानत भी मिल गई है, आपको इंसाफ नहीं मिला ऐसा आप कह रहे हैं। तो इसमें क्या आप मांग कर रहे हैं कि क्या नियमों में बदलाव होना चाहिए? क्या इस पर एक बहस होनी चाहिए कि इस तरह के जो मामले आते हैं, चाहे वो रील बनाने को लेकर इस तरह के एक्सीडेंट्स सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या होना चाहिए? मैम, सिस्टम में चेंज डेफिनेटली होना चाहिए, इसमें कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। सबको पता है, जिनके बच्चे जा रहे हैं उनसे पूछो जाके, और भी तो मरे ना लिम्बोर्गिनी से।
अभी और एक और लग्जरी गाड़ी से मारे ना, किसने मारे अभी 6-7 बच्चे। हाँ तो क्यों, ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। सिस्टम को खुद पता है कि उनका सिस्टम कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे कैसा है, ये सबको पता है। लोगों को डर नहीं है। दुबई जैसी कंट्री में हाथ काट देते हैं, ऑन द स्पॉट सजा होती है, क्यों यहाँ क्यों नहीं है? वहीं हिट एंड रन के इस मामले में पुलिस नाबालिग आरोपी के पिता का नाम चार्जशीट में शामिल करेगी। न्यूज 18 ने नाबालिग आरोपी के पिता नरेंद्र सिंह से बातचीत की। नरेंद्र का कहना है कि उनकी इजाजत के बगैर ही उनका बेटा गाड़ी लेकर गया था। एक्सीडेंट घटना है, मैं कोशिश, मेरा आत्म गवाही देता है, मैं कोशिश करना, मैं बिल्कुल अभी बात मुझे अभी करना उचित नहीं लग रहा। बहुत डिस्टर्ब, गहरा शोक है, हम पूरे फैमिली में गहरा शोक है, उस फैमिली के लिए भी और हमारे खुद का भी। मैं प्रेजेंट में नहीं था, इसके लिए मैं वेरी बहुत सॉरी, बहुत गलती हुआ है, बहुत बड़ी गलती। जो कानूनी प्रक्रिया से होगा आदेश, मैं उसका पालन करूंगा। 3 फरवरी को साहिल बाइक पर घर से निकला था। रास्ते में एक नाबालिग अपनी स्कॉर्पियो कार लेकर तेज रफ्तार में जा रहा था। नाबालिग ने अपनी स्कॉर्पियो से साहिल को ऐसी टक्कर मारी कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आरोपी को मौके से ही हिरासत में ले लिया गया, लेकिन न्यायिक व्यवस्था ने एक मां के जख्मों पर नमक तब छिड़का जब कोर्ट ने उस नाबालिग आरोपी को 10वीं की परीक्षा देने के नाम पर अंतरिम जमानत दे दी। नाबालिग आरोपी की उम्र 17 साल बताई जा रही है। आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। नाबालिग जो गाड़ी चला रहा था उस पर ओवर स्पीडिंग के 17 चालान थे। नाबालिग ने साहिल को टक्कर मारने के बाद एक कार को भी टक्कर मारी। कार का ड्राइवर भी घायल है। ड्राइवर ने इस घटना को लेकर क्या कहा, ये भी सुनिए। अजीत जी से खुद समझते हैं कि उस वक्त आखिर क्या हुआ था। अजीत जी, सबसे पहले आप अपने बताएं कि आप ठीक हैं अभी, आपको चोट लगी है, कहाँ चोट लगी, अभी कैसी तबीयत है आपकी? पहले से थोड़ा आराम है जी। ये सर फटा था, इधर ये पासू टूटी हुई है, पैर में लगी है और रीढ़ की हड्डी में दर्द है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आप बताइए क्या हुआ था 3 तारीख को, वहाँ पर किस तरह से एक्सीडेंट हुआ? मैं साइड में खड़ा था, तो जैसे मैंने आवाज़ सी सुनी जैसे कोई चीज़ घिसट के आती, तो मैंने साइड शीशे में देखा तो एक स्कॉर्पियो, उसके नीचे बाइक फंसी हुई। साहिल की मां इस वक्त गहरे सदमे में है। वो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी, उत्तराखंड।